गीता ठंडे हाथों से डायरी का पन्ना पलटती है। डायरी की तारीख आज से 7 साल पहले। और वहीं से सच शुरू होता है कि आखिर हुआ क्या था। वैदेही का सच क्या है। आरव और मीरा क्यों मारे गए। तो बात 7 साल पहले की है। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों तेज दिमाग और सबसे बड़ी बात, एक जैसे रहस्य और एक जैसी जिज्ञासा से भरे हुए। तीनों एक दिन एक अजीब सी पुरानी किताब पढ़ते हैं। घर घराती, पीली पड़ चुकी, काली जादू की। उस किताब ने तीनों के दिमाग में आग जगा दी। मीरा हंसकर बोली, ये सब कहानी है। आरव ने कहा, जादू जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन वैदेही, उसके भीतर कुछ बदल गया था। वो उस कहानी में डूब चुकी थी। किताब में लिखी हर लाइन मानो उसे बिल्कुल सच लगने लगी थी। वैदेही अपने बातों से आरव मीरा को समझाती है कि इसमें लिखे बातों को क्यों ना हम ट्राई करके देखें। हो सकता है इसमें की बातें सच निकले। बहुत कहने पर आरव और मीरा वैदेही की बातों से राजी हो जाते हैं। तीनों ने एक सपना देखा था। एक ऐसा गांव जहां वे स्कूल खोलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और जादू के रहस्यों पर अपनी खोज जारी करेंगे। और तभी वैदेही ने उन्हें बताया अपने ननिहाल नंदीपुर के बारे में। नंदीपुर शहर से दूर, शांत, पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ। बिल्कुल वैसा जैसा वे चाहते थे। सपना जितना पवित्र था, वैदेही की लगन उतनी ही सच्ची। अगले ही दिन वो अकेली नंदीपुर जा पहुंची। गांव के मुखिया से बात की और बरगद की छांव तले एक नए स्कूल की नींव रख दी। महीनों बाद जब सब तैयार हो गया, उसने आरव और मीरा दोनों को बुलाया ताकि वे मिलकर अपने सपने को जन्म लेते देख सकें। लेकिन सपना सिर्फ वैदेही का रह गया था। आरव आया, मीरा नहीं। वैदेही ने पूछा, मीरा क्यों नहीं आई। और तभी आरव ने वो सच बताया जिसने वैदेही की पूरी दुनिया हिला दी। मीरा और मैं शादी कर रहे हैं। अगले महीने सगाई है। हम तुम्हारे इस रास्ते पर नहीं चल सकते वैदेही, और तुम भी ऐसे सपने मत देखो। उस एक पल में बरगद के नीचे खड़ी वैदेही टूट जाती है। सपना, दोस्ती, भरोसा, सब उसकी उंगलियों से फिसल जाता है। और नंदीपुर की हवा में पहली बार एक अदृश्य अंधेरे की सरसराहट सुनाई दे। हम वैदेही वहीं रुक गई, गांव, स्कूल और काले जादू के बीच। धीरे धीरे उसने नंदीपुर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती गई और वैदेही की दिनचर्या सिर्फ 3 चीजों में सिमट गई। सुबह पढ़ाई, शाम कहानी और रात वैदेही के रहस्यमयी मंत्र। समय बीता और बच्चों के व्यवहार में एक अजीब एक सा बदलाव दिखने लगा। वे कहने लगे, हमें रात में भी स्कूल जाना है, हमें वैदेही दीदी के पास रहना है। माँ बाप डरते थे लेकिन रोक नहीं पाते थे, क्योंकि बच्चों का वैदेही से लगाव अब मासूमियत नहीं, भय का रूप लेने लगा था। गांव की हवा भारी होने लगी, बरगद की परछाइयां गहरी, और हर रात स्कूल की दीवारों से कुछ अनकहे सुर गूंजने लगे। लोगों को तब पता चला, जो वे अब तक ममता समझ रहे थे, वो वैदेही का जादू था, क्योंकि वैदेही उन बच्चों पर वशीकरण कर चुकी थी। वैदेही का असली इरादा अब सामने आता है। वह बच्चों की सामूहिक बलि देने वाली थी। अमावस्या की रात वह बरगद को लाल धागों से लपेटती है, छोटे छोटे गुड़ियों के पुतले लटकाती है जिनमें बच्चों की आत्माएं बांधनी थीं। रात के 12 बजते ही सभी बच्चे घरों से निकलकर बरगद की ओर भागने लगते हैं। माँ बाप रोकते हैं तो वहीं छोटे बच्चे अपनी ही माँ बाप पर हमला कर देते हैं। गांव चीखों से भर जाता है और बरगद के नीचे वैदेही मंत्र पढ़ना शुरू करती है। पेड़ की जड़ें हिलने लगती हैं, हवा में लाल रंग तैरता है और बच्चों की आंखों में सफेद खालीपन भर जाता है। गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन बच्चों की चीखों के बावजूद कोई भी वैदेही के सामने एक कदम नहीं बढ़ा पाता। उसी अफरा तफरी में गांव का मुखिया, एक ऐसा आदमी जो सालों पहले इस काले जादू का साक्षी रह चुका था, चुपके से पीछे जाता है। वह बरगद के तने पर मिट्टी का तेल उड़ेलता है और आग लगा देता है। जैसे ही लपटें उठती हैं, वैदेही का मंत्र टूट जाता है। बच्चे चीखते हुए भागने लगते हैं।
मानो किसी गहरी नींद से अचानक जगाए गए हों। वैदेही मुड़कर चीखती है, नहीं, अभी मेरा कर्म पूरा नहीं हुआ। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं, घसीटते हुए उसी जलते बरगद से बांध देते हैं। लपटें फैलती हैं, आग उसके चारों ओर एक अग्नि चक्र बना देती है। उसकी चीखें पेड़ की सूखी शाखाओं से मिलकर एक भयावह संगीत रचती है, एक ऐसा संगीत जिसे सुनकर हवा भी कांप उठे। और फिर कुछ ही पलों में वैदेही राख बन जाती है। गांव वालों को लगा सब खत्म हो गया, शायद श्राप भी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यही वैदेही की इच्छा थी। पेड़ की आग उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को मुक्त कर रही थी, क्योंकि केवल मरकर ही वह उस बरगद से बंधे अनगिनत पुराने श्रापों में से सबसे शक्तिशाली बन सकती थी। और नंदीपुर अब उसका गांव नहीं, उसका दावा बन चुका था। वैदेही राख बन चुकी थी, पर उसकी शक्ति अब भी जिंदा थी, और उसी शक्ति से उसने पहला निशाना बनाया, आरव और मीरा को। आरव शादी करना चाहता था, पर काम के बिना सब असंभव था। इसी तलाश में उसे वैदेही का खत मिला। मेरा स्कूल चल पड़ा है, मैंने काला जादू छोड़ दिया है। आरव उम्मीद लेकर नंदीपुर पहुंचा, मगर वहां उसे सच पता चला। वैदेही मर चुकी थी। तो फिर खत किसने लिखा और उसके साथ हुआ क्या? सवालों के पीछे पीछे वह बरगद तक जा पहुंचा, और वहीं उसे समझ आया, वैदेही ने मौत के बाद अपना अधूरा काम पूरा किया है। आरव उसे रोक नहीं पाया, और वैदेही ने उसे पेड़ के अंदर खींच लिया। उसके बाद मीरा की बारी थी। आरव के गायब होने पर वह नंदीपुर पहुंची। आरव की डायरी ने उसे सच दिखाया, एक ऐसा सच जिसे कोई सुन भी नहीं सकता था। आरव को बचाने के लिए मीरा ने पेड़ जलाया, लेकिन वैदेही उसके लिए तैयार थी। वह मीरा को भी अंदर खींच लेती है, और इस तरह आरव, मीरा दोनों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वैदेही का बदला अब पूरा हो चुका था। डायरी यहीं खत्म होती है, और रात की आखिरी सांसों के बीच गीता उस डायरी को कसकर पकड़ लेती है। सुबह होते ही वह जीप चालू करती है गांव से बाहर निकलने के लिए, लेकिन लौटते समय सड़कें खाली थीं, हवा भारी, और धुंध में कोई अदृश्य नजर उसका पीछा करती महसूस हो रही थी। अचानक जीप बेकाबू हुई, संतुलन टूटा, और पहाड़ की मोड़ पर जीप पलट गई। धातु की कराह, कांच का टूटना और गहरा सन्नाटा। गीता सीधे गाड़ी से बाहर आ गिरी। डायरी आसमान में खुला का खुला रह गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस अब उसका अगला शिकार तय हो चुका था।